सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इंजीनियरिंग। तो आज जिस हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। देखिए, बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आज जो ये टॉपिक है ये गेट के ऑल ब्रांचेस में पूछा जाता है। और अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को डिवाइड करेंगे तो 4 टॉपिक में बनती है आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो पहला जो टॉपिक आता है वो होता है लीनियर अलजेब्रा, जिसको हम शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड आता है प्रोबेबिलिटी, तीसरा आता है कैलकुलस और चौथा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़नी है तो इन 4 चीज़ों को ही आपको अपने दिमाग में रखनी है। अगर आपको ये 4 चीज़ आती है तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पूरा ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम गेट के हिसाब से बात करेंगे, गेट के हिसाब से लेके चलेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक जो कि लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में हम बात करने वाले हैं आज मैट्रिक्स की। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में जो आती है मैट्रिक्स के ऊपर ही बात होती है। तो लीनियर अलजेब्रा में मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैट्रिक्स की शुरुआत होती है प्रैक्टिकल यूज से। मैं बताता हूँ आपको कि मैट्रिक्स का प्रैक्टिकल यूज का है। अब आप कहोगे कि ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस में मैट्रिक्स का कहाँ कहाँ यूज आता है। देखिए, मैट्रिक्स एक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बात करी जाए फिजिसिस्ट, अगर आप फिजिसिस्ट की बात की जाए, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो फिजिसिस्ट है वो मैट्रिक्स का यूज करते हैं एज अ वेक्टर फॉर्म में। देखिए, वो लिखते हैं 3i + j + k वेक्टर की फॉर्म में और उसको मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं 311। आपको पता होगी, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फर्स्ट है जो मैंने फिजिसिस्ट का एग्जाम्पल दिया है। फिर आप कहोगे और ब्रांचेस में भी बताओ, तो सेकंड में कंप्यूटर इंजीनियर के लिए बात बताऊंगा। कंप्यूटर इंजीनियर को कहाँ जरूरत पड़ती है मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की कंप्यूटर इंजीनियर को जरूरत पड़ती है एरे 2D में। देखिए, मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि आप 2D एरे बनाते हैं। अब इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियर के अंदर आप 2D एरे बनाते हैं बाय प्रोग्रामिंग। तो वो जो मैट्रिक्स के फॉर्म में एरे जो होती है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। तो ये सेकंड प्रैक्टिकल यूज में बता रहा हूँ मैट्रिक्स का। थर्ड, टेलीकॉम इंजीनियर में, टेलीकॉम इंजीनियर यानी कि जो आज टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर होते हैं वो यूज़ करते हैं इमेज प्रोसेसिंग में। इमेज प्रोसेसिंग में जो होता है हमारा डेटा, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम उस इमेजेस को रखते हैं, जो पिक्सल आप देखते हो। तो ये सब आता है टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो हमने प्रैक्टिकल यूज़ की बात करी तो आपको पता चल गया कि जो डाटा कैन बी स्टोर्ड इन मैट्रिक्स इजीली। तो आप देखिए, डेटा को अगर आप स्टोर कर सकते हो, सबसे इजी फॉर्म है मैट्रिक्स में स्टोर करने का ही। मैट्रिक्स में अगर आप डाटा स्टोर करते हो तो सबसे इजी फॉर्म में आप डाटा को रख सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे प्रैक्टिकल यूज़ की। देखिए, अब मैट्रिक्स का मैंने एक एग्जांपल बताया कि मैट्रिक्स होती क्या है। हम शुरू से लेके चल रहे हैं मैट्रिक्स। मैं सोचता हूँ कि आपको मैट्रिक्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पर्पज से किया गया है, जो कि गेट में आपको गेट में भी काम आएगा। मेन पर्पस है कि जो गेट के सारे टॉपिक है वो कवर करे जाए। लेकिन जो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा है ये सबके लिए आप सेम है। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए भी पढ़ रहे हैं तो भी आप ये टॉपिक्स को वीडियो सीक्वेंस ऑफ वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं एग्जांपल। मैट्रिक्स का एग्जांपल की बात की जाए तो मैट्रिक्स हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही सिंबलाइज होगी, जो कि मैंने लिखा कैपिटल ए। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में होती है 2 चीज़, एक होती है रोज, एक होती है कॉलम। ठीक है, रोज क्या होता है, रोज जो होती है नीचे की साइड जाने वाला। देखिए, अगर डेटा, इनको बोलते हैं रोज। आपको आपने अपनी नोटबुक देखी होगी, नोटबुक में जब हम देखते हैं तो उसमें रोज बनी होती है। ठीक है, और कॉलम्स, कॉलम्स होंगे ये वाले। देखिए, मैंने आपको लिख रखे जो कॉलम्स होंगे वो इधर की साइड जाएंगे और रोज होगी नीचे। तो मैट्रिक्स बनती है कुछ इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो रो 1, रो 2, रो 3 आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होगी, आप 11th-12th में आप पढ़ के आए होंगे मैट्रिक्स के बारे में। पर मैं एक बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ तो सब कुछ स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूँ। तो देखिए, रोज आती है नीचे की साइड चलती है, कॉलम आते हैं राइट साइड। तो देखिए, तो एलिमेंट की बात की जाए तो इसमें एलिमेंट कैसे फिल होते हैं। तो देखिए, पहला एलिमेंट पहले रो का, तो यानी कि हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है, पहले हम रो को सिंबलाइज करती है फिर हम कॉलम को। तो देखिए, हमने लिखा पहला एलिमेंट A11, तो A1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11। A12 सेकंड एलिमेंट, A12 का हमने लिखा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऐसे A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यानी कि हम हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे कि हम रो को पहले यूज करेंगे फिर कॉलम को। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ का मैट्रिक्स का साइज पूछेंगे तो आप रो को पहले बताएंगे फिर कॉलम को। तो वो मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जैसे A1, A2, A13 और डॉट 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 A1 N तक। तो देखिए, जितने कॉलम होंगे उसका नंबर आ गया N तक। रो तो हमें पता है एक ही रो है,
कॉलम हमें पता नहीं कितना, तो 1n, ठीक है। ऐसी सेकंड रो की बात की जाए तो 2 1 2 2 2 3 और डॉट 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 2n तक। रो 3 की बात की जाए तो A31 A32 डॉट 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 A3n, ठीक है। ऐसे करती जाए तो हम सपोज करते हैं रो है Rm तक और कॉलम है Cn तक, ठीक है। तो अगर हम इसका लास्ट का जो एलिमेंट होगा उसके जो होगा वो होगा AM इंटू n। कैसे? क्योंकि आप ऊपर देखते जा रहे हो कि रो का नंबर पहले आता है फिर कॉलम का नंबर। तो देखिए m क्रॉस n नहीं है, ये mn है। जैसे कि हमने 3n 4n, जैसे कि रो का अगर नंबर होगा 4 तो 4n, ऐसी, ठीक है। तो amn, तो ठीक है। तो अगर हम मैट्रिक्स का साइज पूछे, इस मैट्रिक्स का साइज क्या है, तो वो होगा m क्रॉस n। m मतलब जितना रो का साइज है और n मतलब जो कॉलम, n हमने कॉलम के लिए यूज़ किया है और m यूज़ किया रो के लिए। तो देखिए कभी भी आपको मैट्रिक्स का बताना है कि इसका साइज कितना, तो आप बताओगे रो क्रॉस कॉलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बात तो कोई मैट्रिक्स की आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल यूज का है मैट्रिक्स है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का टाइप्स, ठीक है। आपको मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब देखिए मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स को हम एक एक करके लेके चलेंगे। तो सबसे पहला मैट्रिक्स का टाइप है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है, रो मैट्रिक्स यानी कि जिसके अंदर सिर्फ रो एक हो और कॉलम बहुत सारे हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने देखा कि एक मैट्रिक्स लिए, आप समझ लो ये एरे ही है। अगर कंप्यूटर इंजीनियर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आप समझ जाओगे ये एरे ही है। इसमें एलिमेंट है 1 3 2 0, ठीक है। कॉलम इतने सारे लेकिन रो एक ही है। तो इसका जो साइज हो गया 1 क्रॉस 4, मैंने पहले बताया रो कितनी है 1 क्रॉस 4 कितने कॉलम्स, तो ठीक है। इसका साइज हो गया 1 क्रॉस 4। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है, लेकिन अगर आपसे रो का साइज पूछा जाए तो वो होता है 1 क्रॉस n, ठीक है। सिंपल सी बात, ठीक है। अगर गेट में बिल्कुल सिंपल पूछ लिया कि रो का साइज क्या होगा मैट्रिक्स का, तो आपको बताना 1 क्रॉस n, ठीक है। n जितने कॉलम्स होंगे उसके हिसाब से, ठीक है। अगर आपको गेट में अगर एक क्वेश्चन आता है, वैसे मैं बताऊं इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि एक मैट्रिक्स के अंदर 10 कॉलम है, तो मुझे रो मैट्रिक्स का साइज बताओ, तो आपको क्या लिखना है 1 क्रॉस 10, क्योंकि n क्या है, n मतलब कि कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम दे रखे 10, ठीक है। सेकंड आती है कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे रो मैट्रिक्स थी जिसके अंदर खाली एक रो, इतने सारे कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम, रो बहुत सारी होंगी। सिंपल सी बात है। इसको हमने जो ये सीधी जो हमारी जो मैट्रिक्स थी उसको खड़ा करके कर दिया, तो हो गई कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ कॉलम होंगे, रो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी। तो वर्टिकल मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर होगा साइज m क्रॉस 1, यानी कि कॉलम का साइज हमेशा 1 रहने वाला है। m वैल्यू होगी रोज की। अगर जैसे इसमें 3 है तो इसका हो गया 3 क्रॉस 1, 4 है तो 4 क्रॉस 1। मैंने इसको एग्जाम्पल भी दे दिया कॉलम मैट्रिक्स का। थर्ड आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाए तो स्क्वायर मतलब कि आपको पता है कि स्क्वायर मतलब कि जिसके साइड्स, चारों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे और वो उनका साइज इक्वल होगा, ठीक है। समझे आप मेरी बात? मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो साइज होगा दोनों का सेम होगा। जैसे कि अगर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो दोनों 2 क्रॉस 2, m और n की वैल्यू होगी सेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m इक्वल टू n होगा, ठीक है। अभी तक हमें पता है m मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता दिया कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगी, यानी कि m इक्वल टू n होगा। तो जितना भी, अगर मैं पूछूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैं 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर एक क्वेश्चन है स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें m की वैल्यू 3 है, तो उसका साइज बताओ क्या है, तो उसका साइज होगा 3 क्रॉस 3, क्योंकि m क्रॉस n होता है और यहाँ पे m इक्वल टू n होता है। तो अगर आपको m की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, सिंपल सा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, m इक्वल टू n, यानी कि m दे दिया, नंबर ऑफ रोज 3 है, तो उसके कॉलम बताओ। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होंगे। तो यही है सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने 3 मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी। अब हम चौथी मैट्रिक्स देखेंगे जो कि है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में फ़र्क सिर्फ सिंपल सा ये है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होती है। लेकिन इन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आपका नंबर ऑफ रोज
कभी भी नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो वो उसका भी मैंने दो एग्जांपल दिए। देखिए पहला एग्जांपल मैंने दिया ये 2x3 की मैट्रिक्स, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम है 3। तो इसका मैंने पहला एग्जांपल दिया। देखिए ये इसकी रोज और कॉलम का साइज अलग है, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है 1024। इसके अंदर कॉलम्स 3 है, रोज 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अब आने वाली मैट्रिक्स जो भी हम बात करेंगे उसमें यही देखना है कि ये वाली मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है या रेक्टेंगुलर होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को इसलिए हमने शुरू में ही कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं गेट के अंदर, जो कि मैट्रिक्स का नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी लेकिन समझ आ जाएगी आपको बहुत आसानी से। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया 3x3 का। तो 3x3 के अंदर एलिमेंट्स देखिए क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो देखिए टोटल 3x3 की मैट्रिक्स और सारे एलिमेंट रख दिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स कहती है कि जो एलिमेंट्स है डायगोनली, देखिए अब आप कहोगे कि डायगोनल तो ऐसे भी बनता है, नहीं, मैट्रिक्स के अंदर हमेशा डायगोनल ऐसे ही बनेगा। तो जो ये डायगोनल है इसके एलिमेंट्स में और मे नॉट भी जीरो हो सकती है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट जीरो होना कंपलसरी है। समझे आप मेरी बात। डायगोनल मैट्रिक्स में कहता है कि ये डायगोनल वाले एलिमेंट है, ये या तो जीरो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट होना तो भैया कंपलसरी है। तो जब ही उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। तो सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है। देखिए ये वाली मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल में एक एलिमेंट है 1 0 1। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। और हमेशा बात ध्यान में आ रही है आपको कि ये भी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जाम्पल दिया और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जाम्पल दिया। देखिए एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने यहाँ नोट करके लिख रखा है, ये बात ध्यान रखनी है। क्योंकि देखिए अगर मैं इसका डायगोनल लूंगा तो मैं इसका पहचान ही नहीं सकता इसका डायगोनल क्या होगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर डायगोनल में या तो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, या तो जीरो आ रहा है या 1 आ रहा है, या कोई भी एलिमेंट आ सकता है, या तो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक प्योर एग्जांपल है। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूँ, आपको एक बार ये बताना ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, ठीक है। आप अब मेरे को आपको ये बताना है, ये आपका एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है, आपको बताना है, मेरे को कमेंट में लिखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स, अब एक बात ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपको कभी कभार कंफ्यूज भी कर सकता है कि इसके प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स बताओ कौन से है मैट्रिक्स के। क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन कुछ भी आ सकता है, आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स ही वही होते हैं जो ये 3 एलिमेंट्स थे ना, तो ये हो गए प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स। अगर ये 4x4 की मैट्रिक्स होती तो वो जो डायगोनल बनता तो वो हो जाते प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स के नाम है 3। देखिए पहला नाम है मेन डायगोनल एलिमेंट्स, दूसरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तीसरा लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो इन तीनों में से अगर आपको कोई और भी नाम आ जाता है प्राइमरी के अलावा तो आपको ध्यान रखना ये बात प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए हमें जो क्वेश्चन आ सकता है गेट में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसमें एक मैट्रिक्स दे सकती है, ये जैसे कि मैट्रिक्स दी, इसमें पूछ सकता है फाइंड ट्रेस ऑफ ए। अब भाई ये तो नई बात बता दी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स। जितने भी प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम कर दो, वो होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कहता है जो ट्रेस ऑफ ए है उसका मतलब है कि प्लस कर दो जितने की डायगोनल एलिमेंट्स है। तो देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल में है A1 0, तो मैं इन तीनों को प्लस करूँ A+1 + 0, तो ये आ जाता है A+1। अब देखिए अब अगर आपको ट्रेस ऑफ ए में आप 1 + a लिखे या A+1 लिखे, दोनों की बात एक ही है। तो ये था क्वेश्चन, आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का समझ में आना चाहिए। सम ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रेस ऑफ ए। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड नहीं था, लेकिन अब डायगोनल मैट्रिक्स में ही बता दिया प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बता दिया। अब गेट का क्वेश्चन देखिए क्या आता है।
गेट का क्वेश्चन आ रखा है ये IIT खड़गपुर के क्वेश्चन आया था ये खड़गपुर का, कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको ये बताना है कि एक डायगोनल एलिमेंट्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं इसको भी जीरो ले लूँ, इसको भी ले लूँ, इसको भी जीरो, ये 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 भी जीरो। तो ये 3x3 के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो गए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं पूछ रहा, मिनिमम पूछ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम तो कोई भी बता देगा। 3x3 की मैट्रिक्स के अंदर कितने जीरो हो सकते हैं, कितने हो गए आप देख लीजिए, 9 हो गए। यानी कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए तो m इक्वल टू n तो होता ही है, तो या तो m² हो सकता है या n² हो सकता है। ठीक है, तो m² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो इसमें 9 मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के लिए सबसे पहली बात आपको मैं लिखता हूँ, एक 2x2 की मैट्रिक्स लेता हूँ, और 2x2 की मैट्रिक्स के अंदर सबसे कमाल की बात है कि डायगोनल एलिमेंट को जीरो रखना ही नहीं है, क्योंकि जब भी तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, वरना मैक्सिमम नंबर जीरोस तो आपने निकाल दिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जब भी निकल सकते हैं जब डायगोनल एलिमेंट दोनों जीरो ना हो। तो जीरो ना हो तो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम नंबर जीरो से 2। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 की मैट्रिक्स का। ठीक है, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप 1 2 3 इन तीनों एलिमेंट्स की अलग अलग वैल्यू, बाकी सारे जीरो होंगे क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये हो गई आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके अंदर आप बताइए कितने जीरो है। तो इसके अंदर जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर है 6 नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। या ध्यान रखना है, मैक्सिमम हमने ऊपर निकाल लिया, कितने हो सकते हैं m² या n², क्योंकि m इक्वल टू n होता है इन मैट्रिक्स के अंदर। तो अब क्या करना है, अब आप देखिए, जो ये है, जो मतलब कि ये 2 निकल के आया। 2 कैसे निकल के आया, 2 कैसे निकल के आया, टोटल एलिमेंट्स थे 4। ठीक है, मैट्रिक्स है 2x2 की, और माइनस कर दिया 2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे m इक्वल टू n इक्वल टू वैल्यू है 2, या तो m लूँ या n लूँ, क्योंकि नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 का स्क्वायर यानी कि n² माइनस n। फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो ये बन रहा है कैसे, 2। ठीक है, m और n की वैल्यू क्या है 2, तो अगर यहाँ 2 का स्क्वायर करूँ 4 माइनस 2, तो यही तो बन रहा है 2। अब जैसे कि अगर नहीं समझ में आया तो इसको बताता हूँ। देखिए, ये मैट्रिक्स है 3x3 की, इसमें n की वैल्यू, मैं m की बात नहीं कर रहा, समझ जाओ, m इक्वल टू n होता है, तो मैं n की वैल्यू लेके चल रहा हूँ। n है, वैल्यू है 3। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो 6 है वो 6 कैसे आ सकता है, 6 आ सकता है n², मैंने सन को मैंने ऊपर निकाला, देखो यहाँ पे फिर रख के देखो तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 माइनस 3 इक्वल टू होता है 6। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं जो मैट्रिक्स का जो नंबर है उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, माइनस उसमें से जो n है वही माइनस कर दूं, तो वो निकल के आ जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो इसका सिंपल फॉर्मूला बन गया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का, n² माइनस n। ठीक है, तो जो गेट का क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, तो वो होता है n² माइनस n। अब अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे कि आपको 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसके अंदर पूछ रहा है कि 4x4 की मैट्रिक्स में बताओ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या है। तो सिंपल सी बात है, n की वैल्यू है 4, तो 4² माइनस 4 यानी कि 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 4x4 मैट्रिक्स में होंगे 12। तो देखिए, अभी तक हमने जो सबसे मेन टॉपिक था गेट का क्वेश्चन का जो बना था, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये थे हमारे 5 मैट्रिक्स। अभी हमारी और भी मैट्रिक्स रहती है, तो पहले पार्ट के अंदर इतना ही। अगले पार्ट में धीरे धीरे करके मैट्रिक्स को ऐसे कवर करते जाएंगे और साथ साथ गेट के क्वेश्चन करते चलेंगे, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, वो जरूर बताना कमेंट में कि वो डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।